अस्सलाम वालेकुम ICS स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 25 पार्ट 2। और हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे और असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अब लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस किया था या कानून मुतग़य्यर तनासुबात जो किया था, उसमें आप देखें 3 स्टेजेस आ रही हैं। एक स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, जब MP इज़ ग्रेटर दैन AP। जैसे ही MP AP के बराबर होती है, सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, इसमें डिक्रीजिंग ही है। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो नेगेटिव रिटर्न्स की। आप इसमें देखें कि इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स आपको नज़र नहीं आएंगे। जैसे ही वो बराबर होता है तो फ़ौरन ही डिक्रीज़ होना शुरू होता है। ये इसकी उन कवानीन हासिल से फ़र्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 स्टेजेस कौन सी हैं कानून मुतग़य्यर तनासुबात या वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, फर्स्ट स्टेज इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स जिसमें MP इज़ ग्रेटर दैन AP। सेकेंड स्टेज इज़ MP इज़ इक्वल टू AP एंड MP इज़ लेस दैन AP, इसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज MP इज़ लेस दैन ज़ीरो, नेगेटिव रिटर्न स्टेज। ये इसकी फेजेस हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि हम इनके ना कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस। उर्दू वालों की बुक में ना जो MCQs हैं वो मार्क किए हुए हैं, ठीक है, और बास गलत भी मार्क किए हुए हैं। मैंने इस वजह से इसके ऊपर स्पेशली, और हम ना अब आज से हम जो पीछे वाले सारे चैप्टर्स हैं उनके भी करेंगे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा पार्ट 2 जब बन रहा है, ठीक है, पार्ट 2 लेक्चर नंबर 25 का है कि आपने सही इसमें आंसर सेलेक्ट करना है। आप लोगों के आंसर्स नहीं दिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ। ये उर्दू वालों की बुक में ये सवाल नहीं है, ठीक है, आपने इसको यहाँ से देख लेना है। कुछ उर्दू वालों के बुक में ज़्यादा दिए हुए और कुछ इंग्लिश वालों में, लेकिन इंग्लिश वालों के टोटल 15 MCQs हैं, जबकि उर्दू वालों की बुक में ये 30 MCQs हैं और बड़े रेलेवेंट हैं उर्दू वालों की बुक में। आप अपने किसी भी क्लास फेलो से लेके बुक से देख लें तो आपको एक किस्म का नॉलेज ही होगा कि क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, लेकिन हम करेंगे तो आपको तब भी पता लग जाए। मैं दोनों से करवाऊँगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स तकलील हासिल जो होता है वो यूनिवर्सल लॉ हम उसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हर शोबा ज़िंदगी में ये अप्लाई होता है। इस वजह से यूनिवर्सल लॉ वही होते हैं जो हर जगह अप्लाई हो रहे हैं। यूनिवर्सल से आपको क्लू मिल जाना चाहिए। इन्होंने लिखा है एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सल है तो ये हर जगह पे अप्लाई होगा। इसका आंसर नंबर A है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज़ मोस्टली एप्लीकेबल ऑन डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी तकलील हासिल कहाँ पर ज़्यादातर लगता है, ये हम पढ़ के आए हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर इफ़ अ बिज़नेस इन्वॉल्व बोथ द ह्यूमन फैक्टर एंड नेचर, कुदरत भी शामिल हो और इंसानी मेहनत भी, तो वहाँ पर कौन सा लॉ लगता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आपने पढ़ा ना ये, जहाँ पर इंसान और कुदरत, यानी कि बारिशों पर इन्हिसार होता है, ज़मीन की ज़रखेज़ी पर होता है, उसकी लोकेशन पर होता है, ठीक है, और इंसानी मेहनत और कुदरत पानी की फराहमी पर होता है, धूप की फराहमी पर होता है, ठीक है। तो वो उधर आपने पढ़ा ही है कि ऐसी जगहों पर जहाँ नेचर भी साथ साथ शामिल हो तो वहाँ पर जल्दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई हो जाते हैं। पॉइंट आउट द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन फ्रॉम, इनमें इन कामों में से स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कौन सी? अब देखें, शू मेकर मोची जूता बना रहा है, शुगर मिल है, सर्विस शू फैक्ट्री है, टेक्सटाइल मिल है, ये तीनों तो बड़े कारोबार हैं। यही जो है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? तीसरी कौन सी स्टेज है? नेगेटिव रिटर्न्स की, जहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। व्हेन द बिजनेस इज अंडर कांस्टेंट रिटर्न, जब कांस्टेंट रिटर्न आ रहे हैं, वसूलियाँ कांस्टेंट हो जाती हैं, तो उस वक्त कॉस्ट का कौन सा लॉ अप्लाई होता है? वो जो हमने पहले उधर डायग्राम में देखा था, साइमल्टेनियसली उसी वक्त कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाती हैं।
यानी कि कांस्टेंट कॉस्ट का कानून लगा हुआ होता है। जब कांस्टेंट रिटर्न्स होते हैं तो कानून भी कांस्टेंट कॉस्टर्स कहा जाता है। व्हेन द बिजनेस इज अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न, जब इंक्रीजिंग रिटर्न में होता है बिजनेस, तो आपको कौन सा कॉस्ट का ला हो जाता है। कॉस्ट जाहिर बात है गिर ही रही होगी ना, तभी तो आपको वसूलियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो डिमिनिशिंग कॉस्ट लग रहा है। ठीक है ना, याद करें इसको जो आपने पीछे पढ़ा था। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल इकोनॉमी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो होती हैं जो फर्म को बाहर से हासिल होती हैं। ठीक है ना, एक तो फर्म के अंदर है ना कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी करते हैं, ख़रीदारी में बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट करते हैं, बारगेनिंग करके सस्ती चीज़ें ले आते हैं, अच्छी क्वालिटी की ले आते हैं। ठीक है, सब लोगों से अच्छी तरह काम करवा लेते हैं, जो लेबर है उसको फारे नहीं रहने देते, उससे काम करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर आपकी फर्म से बाहर जो सहूलियात मुयसर हो रही होती हैं, जैसे सड़क बन गई है, बैंक बन गया है, एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन गया है, रिपेयरिंग सेंटर बन गया, कुछ भी बन, वो सारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, उसकी वजह से आपकी फ़र्म को भी फ़ायदा हो रहा है। वो आपकी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि बाहर से आ रही हैं इकोनॉमीज़ बचते, जो आपको भी फ़ायदा, उससे सारी फर्म्स फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी एक्सटर्नल इकोनॉमी नहीं है। फैसिलिटीज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये वो जो फ़ोन वगैरह हैं, ये तो जाहिर बात है डेवलपमेंट हो रही है किसी इलाके में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट बढ़ा रही है सारी टेलीकम्युनिकेशन। रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट बना रही है, जैसे हमारे मुख्तलिफ जो जैसे कराची है वहाँ रिसर्च सेंटर्स हों, सियालकोट में हों, फैसलाबाद में हों। ठीक है, वो रिसर्च सेंटर जो भी रिसर्च करेगी वो हर फर्म को मिलेगी, ये भी एक्सटर्नल इकोनॉमी है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़, के बैंक और इंश्योरेंस कंपनी बन रही हैं तो सारी फर्मों को वो कर्जा मुहैया करेंगे। ठीक है, और इंश्योरेंस मुहैया करेंगी। रहेगी फिर ये नंबर सी, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, ये कोई भी फर्म की अंदरूनी होती है, बैरूनी नहीं होती, क्योंकि फर्म जो है सस्ता कर्जा हासिल कर ले कहीं से तो वो उसको फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, या वो ख़रीदारी में कर ले फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ उसे हासिल हो जाए। एम्ब्रॉयडरी एंड फिर 9th क्वेश्चन है, एम्ब्रॉयडरी एंड स्विंग क्लॉथ बाय टेलर इज़ कॉल्ड। एक दर्जी बैठकर कढ़ाई सिलाई कर रहा है तो हम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, व्हेन बिजनेस एक्सपेंड बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम लेवल, तो इसको हम कहेंगे, तो जो इकोनॉमीज़ हासिल होती हैं, असल में जब ऑप्टिमम से आप आगे जाते हैं तो इकोनॉमीज़ तो हासिल होती ही नहीं है, वो डिस इकोनॉमीज़ हासिल होती हैं, जिसको कि यहाँ नॉन इकोनॉमीज़ लिखा गया। मैं इसको हमेशा डिस इकोनॉमीज़ ही कहती हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, ऑप्टिमम से आगे निकलेंगे। फिर ये सवाल जो है ये उर्दू वालों के पास भी गलत है और इंग्लिश वालों के पास भी। हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, या आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं। इसको एडम स्मिथ ने किया था, लेकिन आपकी चारों ऑप्शंस में नहीं है, उर्दू वालों में भी यही है, तो आप इसको ना एडम स्मिथ लिख लें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पेपर में इसी तरह आ जाता है, इन चार के साथ आ जाता है, तो फिर सबसे करीब तरीन एल्फ्रेड मार्शल रहेगा। ठीक है, वैसे जो एग्जैक्ट आंसर है वो एडम स्मिथ है, उसने सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि डिवीजन ऑफ लेबर होती है तो उससे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आती हैं और आप पैसे वेल्थ क्रिएशन होती है या वेल्थ की प्रोडक्शन होती है। अब वेरिएबल फैक्टर जब आप लगाते जाते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, एमपी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट इट कांस्टेंट और मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है, तो जाहिर बात है कौन सा लॉ लग रहा होगा, कांस्टेंट रिटर्न लग रहा है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न इज अप्लाइड आफ्टर अ लॉन्गर टाइम ऑन विच सेक्टर। डिक्रीजिंग रिटर्न का कौन से सेक्टर में बहुत देर में अप्लाई होता है, इंडस्ट्री में, या आप पढ़ के आए थे एग्रीकल्चर में बड़ी जल्दी अप्लाई हो जाता है, लेकिन इसमें देर से होता है क्योंकि इसमें नेचर ज़्यादा नहीं होती इन्वॉल्व। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स आर रिसीव्ड अंडर विच, बाय प्रोडक्ट्स किस स्केल पर हासिल होती हैं, लार्ज स्केल में, स्मॉल स्केल में नहीं हासिल होती। लार्ज स्केल इज़ हार्मफुल ड्यू टू, लार्ज स्केल का सबसे बड़ा डीमेरिट ये हुई होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाती है।
इतनी ज़्यादा खपत ना हो आपके माल की जितना कि आपने पैदा कर दिया। ठीक है, ये लार्ज स्केल में ये होती है। अब ये सारी आपकी ना स्मॉल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके सवाल जवाब हैं सारे कि प्रोडक्शन। हाँ, अब उर्दू वाले जो है ना वो अपनी देख लें, उनके 30 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं उनके सवाल। इनका भी पहला सवाल ही वही है, अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतों का तस्वुर किसने पेश किया? वो एडम ने किया था। जो किसी ख़ास कारोबार या फ़र्म के साथ मंसूब हों, यानी किसी फ़र्म के साथ मंसूब हों, वो कौन सी होंगी? अंदरूनी। ये आपके ना आपकी जो कलर भी किया हुआ है, सवालों को मार्क किया हुआ। जब कारोबार मेयारी हद से यानी ऑप्टिमम से आगे निकल जाए तो कौन सी कफ़ायतें हासिल होंगी? अदम कफ़ायतें होंगी। कफ़ायतें होंगी नहीं, हम अदम कफ़ायतें होंगी। फिर ये जो है बैंक जो है वो बैरूनी कफ़ायत है, सारे फर्मों को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, फ़नी कफ़ायत अंदरूनी है, इंतज़ामी कफ़ायत अंदरूनी है, माली कफ़ायत यानी फाइनेंशियल कफ़ायत अंदरूनी है। अब कौन सी बैरूनी कफ़ायत में नहीं शामिल? माली कफ़ायतें। ठीक है, यहाँ पर फिर इन्होंने ये लिख दिया है, ये आपका गलत किया हुआ है। बैंकों और बीमा कंपनियों का क़याम तो बेटे खारजी कफ़ायती होती है ना, माली कफ़ायतें जो कि ये इंटरनल होती हैं। इनमें से कौन सी अंदरूनी कफ़ायतों में शुमार नहीं होती? अंदरूनी देखें, इंतज़ामी अंदरूनी है, आप अच्छी स्मार्टली चलाएं, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, कफ़ायतें होंगी, बचतें होंगी, माली फाइनेंशियली बचतें होंगी, कमर्शियल बचतें होंगी। लेकिन ज़राए मवासलात यानी इंटरनेट की सहूलियात, फ़ोन की सहूलियात, वो सारी जो हैं वो तो बैरूनी है ना, वहाँ डेवलपमेंट हुई है उस इलाके में, वो सब फर्म्स को हासिल होंगी। ये अंदरूनी कफ़ायत नहीं है। ये ऐसी कफ़ायतें जिनसे तमाम फर्में इस्तिफ़ादा हासिल करती हैं। ये इंग्लिश वाले भी सुने कि इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो इकोनॉमीज़ जो तमाम फर्में हासिल कर सकती हैं वो बैरूनी कहलाएंगी, एक्सटर्नल। हर किसी को वो हासिल है, गवर्नमेंट उन्हें डेवलप कर रही है तो वो हर एक को हासिल है। जैसे एयरपोर्ट बन जाता है, सब उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो वो किसी फर्म के लिए नहीं होता। ज़िमनी पैदावार किस पैमाने पर मुमकिन होती है? बाय प्रोडक्ट्स। कबीर पैमाना है, कबीर लार्ज स्केल। फिर छोटा पैमाना, मोची का जूता। छोटे पैमाने के कारोबार का फ़ायदा क्या है? ये इंग्लिश वाले भी देखें, आपके पास ये सवाल नहीं है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा ज़ाती दिलचस्पी, पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, पैमाना सगीर के फ़वाइद में शामिल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्या नहीं शामिल? तखसीस का। स्मॉल स्केल के में सबसे ज़्यादा कि आप डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, अब एक मोची है वही काटे चमड़ा ढूंढ के लाएगा, उसको काटेगा, सिलाई इसका डिज़ाइन बनाएगा, सिलाई करेगा, कढ़ाई करेगा, फिर फ़रोख्त भी वही करेगा, यानी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करेगा वो। लेकिन जो बड़े पैमाने कबीर पर तखसीस हो जाती है। कशीदाकारी और दर्जी के कपड़ों को हम पैमाने सगीर कहेंगे। पैमाना कबीर की सूरत में नुकसानदेह होता है जब ओवर प्रोडक्शन, बेश पैदावारी हो जाए। पैमाने बड़े पैमाने के क्या नुकसानात हैं? ज़ायद पैदावारी। इसको देखें, दो तरह से पूछा गया इस सवाल को, इंग्लिश वाले भी नोट करें। कानून तकसीर हासिल का दूसरा नाम क्या होता है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? ये आपके पास भी आया था, डिक्रीजिंग कॉस्ट। फिर कानून तकसीर हासिल किस जब कारोबार तकसीर हासिल होता है तो वो कौन लागत का कौन सा कानून हो, यानी कि आपकी वसूलियाँ बढ़ रही हैं तो लागत यकीनन कम हो रही है। ठीक है, तकलील मसारिफ हो रहा है। फिर तकसीर हासिल का निफाज किस शोबे पे होता है? सनत पे होता है। किसी कारोबार में इंसान और कुदरत का अमल दरअसल बराबर हो, ये इंग्लिश वालों के पास आया था, ये कांस्टेंट रिटर्न यानी इस्तक़रार हासिल है। जब कारोबार कानूनी इस्तक़रार हासिल के मुताबिक हो तो लागत के किस कानून के अतलाक़ हो रहा होता है? यकसानी का। कानून यकसानी हासिल यानी कांस्टेंट रिटर्न्स का ख़त कैसा होता है? एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी होता है। ये आपने डायग्राम बनाई थी। मुख्ततम पैदावार नहीं बदलती, कौन से कानून में? इस्तक़रार हासिल में।
वो दोनों MP और AP बराबर हो जाते हैं। फिर आपके पास कानूनी तकलील हासिल का ज़्यादातर नफाज किस शोबे पे होता है? सनत पर। फिर कानूनी तकलील हासिल ज़राअत पे। तकलील हासिल का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जब आपके मसारिफ वसूलियाँ गिर रही हों तो आपके पास तकसीर मसारिफ होता है, कॉस्ट इंक्रीजिंग कास्ट होता है। फिर नज़रिया मुख्ततम पैदावार कानूनी तकलील हासिल। कानूनी तकसीर मसारिफ को क्या कहते हैं? तकलील हासिल। ये देखें, उनको दोहरा के सवालों को ज़रा सा स्टेटमेंट फ़र्क करके पूछें। तो कानूनी तकसीर हासिल के ख़त का रुझान कैसा होता है? मस्बत। कवानीन हासिल में किस मिक़दार पर नज़र रखनी चाहिए? किस पर? मुख्ततम पर रखते हैं ना, वही आपको बताती है कि इस वक्त कौन सा रिटर्न्स का चल रहा है और कौन सा कॉस्ट का चल रहा है। या अगर मुख्ततम मसारिफ हों तो वो कॉस्ट बताती है, और अगर मुख्ततम हासिल हैं तो वसूलियाँ बताती है। कानूनी मुतग़य्यर के दूसरे मरहले में औसत पैदावार क्या होती है? गिरती है। कितने मराहिल होते हैं? 3। ठीक हो गया, थैंक यू।